ओके। हेलो एवरीवन। को कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ कि जेई एडवांस 2025 का जो आप पेपर देखे आए हो वो आपका अच्छा गया होगा, है ना? तो पेपर देखा है हमने। तो पेपर वन जो है मैं उसको इजी कैटेगरी में ही रखूँगा। ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा लेवल रहता है वैसा नहीं था, है ना? लेकिन अगर पेपर टू की बात करूँ तो पेपर टू में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, 3 4 5 प्रॉब्लम्स हैं जो अच्छे लेवल के हैं। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं किए, तो वो आपको सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल आई होगी, है ना? ठीक है। हाँ, टाइम देके उनको कर सकते हैं। अगर आपके पास खूब टाइम है तो आप आराम से दिमाग लगा के कर सकते हो। लेकिन आपको अगर फिक्स्ड टाइम में करना है तो फिर उसमें सोचना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो पेपर टू जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट कैटेगरी में जो है इस जो जेई एडवांस 2025 का जो है पेपर रहा है। चलो, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा जेई एडवांस पेपर टू, है ना? वो अपन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है आपका ये, हाँ सेक्शन वन है ये, तो आपको सबको पता ही है, आपने दिया है पेपर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर वन से। जेई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम नंबर वन है बेटा। ये प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड है, मात्रक एवं मापन चैप्टर से रिलेटेड है। और ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को सारे फॉर्मूले आते हैं, अगर उसने अच्छे से पढ़ा है, सारे फॉर्मूले आते हैं, तो आराम से वो यूनिट एंड डायमेंशन का ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया बोला क्या है कि भाई ये टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल। ठीक है। लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो एस है आपका, वो एस जो है आपका वो है ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? अरे वोल्टेज होता है। वोल्टेज को किससे लिखते हो आप? वी से लिख दो, चलो। और टेम्परेचर डिफरेंस को आप लिख दो बेटा किससे? डेल्टा टी से लिख दो। ठीक है, ये तो एस है। ठीक। उसके बाद क्या है बेटा? एंड्स ऑफ ए वायर सिग्मा द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहाँ पे पढ़ा है? हाँ बेटा याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। और उसमें आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए, रजिस्टिविटी एल बाई ए, और रजिस्टिविटी को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन सिग्मा एल बाई ए। तो यहाँ से जो आपका सिग्मा आ जाएगा वो आ जाएगा एल अपॉन आर ए। ठीक है। एल लेंथ है, एरिया है, और आर रेजिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस की जो ये अपनी विमाएं हैं वो अपने को पता नहीं होती है ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर रेजिस्टेंस का पता नहीं है तो अपन किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। आपको याद है तो ओम्स लो क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो वहां से R को आप लिख सकते हो V बाई आई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा L अपॉन A, ये तो ठीक है। और R को आप क्या लिखोगे? V बाई आई। ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या? सिग्मा का फॉर्मूला या सिग्मा की यूनिट्स अपन यहां से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद दे रखा है K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या बेटा? हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी अपन ने पढ़ी है हीट ट्रांसफर में। और हीट ट्रांसफर में आपको पता हो तो हीट की जो रेट होती है ना, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम जिसको अपन बोलते हैं, यूनिट की बात करें तो वर्क डन अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है? के ए डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन पर यूनिट लंबाई डेल्टा एक्स। ठीक है। चलो, ए जो है एरिया होता है, के जो है थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और ये होता है बेटा इसकी जो यूनिट है वो वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होती है। ये रेट हीट की रेट है बेटा, है ना? चलो, तो जल्दी से मेरे को ये बताओ कि मुझे के की डायमेंशन निकालनी है। तो आप के को लिख सकते हो, इस क्यू डॉट को मैंने लिख दिया है डब्ल्यू बाई टी। डेल्टा एक्स को उधर ले जाओ, है ना? नीचे आ जाएगा बेटा आपका एरिया, और नीचे आ जाएगा आपका क्या? टेम्परेचर डिफरेंस। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया के। चलो ठीक है, हो गया काम। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद वही है कि टेकिंग MLTI के जो है उनको एज ए बेसिक यूनिट्स लेना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है अपने को जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। और जेड क्या है बेटा? एस स्क्वायर सिग्मा अपॉन के है। चलो करते हैं। एस स्क्वायर, एस क्या है बेटा? एस वी बाई डेल्टा टी है। तो यह आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी टेम्परेचर का स्क्वायर इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा? ये रहा सिग्मा एल आई अपॉन ए इंटू वोल्टेज वी। हाँ, नीचे यहां पर क्या है बेटा? यहां पर के है। के को आप क्या लिखोगे? के को आप यहां पर, मैं यहां पे लिख देता हूं, के है डब्ल्यू डेल्टा एक्स, और इसको मैं ऊपर लिखता हूं तो टी ए डेल्टा टी। चलो, जो भी कैंसिल हो रहा है उनको कट कर दीजिए। ए से एरिया से एरिया गया। अच्छा, ये वी से ये वी गया आपका। अच्छा, एक डेल्टा टी से एक डेल्टा टी गया। और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, डेल्टा एक्स भी लेंथ है, मीटर से मीटर गया। अच्छा, और बच क्या गया बेटा? हाँ, एक और चीज, वी
और करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम क्या होता है बेटा, अरे चार्ज होता है, याद करो बेटा, Q अपॉन नीचे क्या है बेटा, डेल्टा T है, और यहां पर आपका बच गया वर्क डन। अब वर्क डन को पोटेंशियल के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अरे W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है, तो W को लिख दीजिए आप Q इंटू वी। तो बेटा V से V गया, Q से Q गया, आपका क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन डेल्टा T आ गया। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M0 L0 T0 I0, और टेम्परेचर का होता है बेटा केल्विन, केल्विन की पावर -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, हाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बेसिकली इजी लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। हाँ इसको मैं थोड़ा टफ लेवल में रखूंगा, क्योंकि अगर बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इस प्रॉब्लम को करने में बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम कह क्या रहा है, प्रॉब्लम में बोला गया है कि 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, बेटा कंडक्टिंग सिलेंडर्स दे रखे हैं, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, है ना। अच्छा उसके बाद लेंथ दे रखी है L, रेडियस जो है √2r और 2r है। अंदर वाले की रेडियस √2r है, बाहर वाले की 2r है। एज शोन इन फिगर द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर, बेटा अंदर वाले सिलेंडर पर चार्ज कितना है, Q है। मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये आपका कोई सिलेंडर है ना, इस पर अंदर वाले सिलेंडर पर चार्ज कितना है, Q है। चलो ठीक है। अच्छा तो मेरे को जल्दी से ये बताओ कि बाहर वाले सिलेंडर की अंदर वाली सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, -Q हो जाएगा। ठीक है, और इस बाहर वाले सिलेंडर की बाहर वाली सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +Q आ जाएगा। लेकिन बाहर वाले सिलेंडर को अपन ने क्या कर रखा है बेटा, ग्राउंडेड कर रखा है। इसका मतलब बाहर किसी प्रकार का बाहर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, पहली चीज तो ये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये बोला है, आगे बेटा उसको पढ़ो। आगे बोला है कि द एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सिलेंडर के बीच का जो रीजन है बेटा, इसको कितने से भर रखा है, ये -Q है ना बेटा, हाँ इसको कितने से भर रखा है इन्होंने, ध्यान रहिए बेटा ये -Q है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको इन्होंने डाइलेक्ट्रिक से भर रखा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, 5। चलो ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि पहली चीज तो ये कि यहां पर ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी अंदर वाली सरफेस पर कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा, मान लो -QI, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बाहर वाली सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा +QI, है ना। तो सर इसका क्या करें, नहीं इसका कोई रोल यहां पर नहीं होगा, है ना। क्यों रोल नहीं होगा, क्योंकि अपने को एक चीज पता है, अपने को यह पता है कि मान लीजिए किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले जब वहां पर वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर वहां पर E0 थी, और जब मैंने वहां पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब डिक्रीज हो जाती है। कितने से डिक्रीज हो जाती है, K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। और यहां पर जो K है आपका वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर हर पॉइंट पर यहां इस रीजन में हर पॉइंट पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर पहले मान लो अगर E0 थी, तो अब जो है E0/K, मतलब K की वैल्यू कितनी है, 5, E0/5 5 टाइम्स घट जाएगी। ठीक है ना। चलो ये है डाइलेक्ट्रिक रखने का फायदा। बाकी आपको इंड्यूस्ड चार्ज कितना है क्या है उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। हाँ एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये बेटा कि मेरे को एक बात बताओ, अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100% आप बोल सकते हो अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 है। ठीक है, अच्छा बाहर वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 100% आप बोल सकते हो कि बाहर वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ इसके कारण ये -Q है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। लेकिन इन दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बाहर वाले सिलेंडर की बाहर वाली सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि क्या है बेटा, ग्राउंडेड है, तो बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 आएगा, अंदर भी 0 आएगा। लेकिन बेटा क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा क्या, हाँ बिल्कुल इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पहली चीज तो ये, कितना आएगा अभी देखते हैं, आगे पढ़ो बेटा। Consider an imaginary plane of the same length L at a distance r from the common axis of the cylinder। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि एक प्लेन लेना है, और प्लेन ऐसा लेना है कि जितनी लेंथ इस सिलेंडर की है उतनी ही लेंथ किसकी होनी चाहिए, प्लेन की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 2।
जो टॉप व्यू है, अगर आप इस सिलेंडर को ऊपर से देख रहे हो तो ये सिलेंडर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, चलो मान लिया। उसके बाद क्या बोला गया है, इग्नोरिंग एज इफेक्ट द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज, इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा 3D में समझने की जरूरत है। कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है ना, होलो सिलेंडर, इसको मान के चलना है कि अंदर होलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस √2r है, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस 2r है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है और एक प्लेन लेना है और उस प्लेन की जो लेंथ है वो इस सिलेंडर की लेंथ के बराबर है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज वो प्लेन है कैसे, वो प्लेन बेटा कुछ ऐसे है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से प्लेन है, ठीक है, जो कि इस सिलेंडर के बीच में से होकर पास हो रहा है ना। और सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से बेटा स्मॉल r डिस्टेंस पर है, पहली चीज तो ये, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स आपको पता हो कि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई डॉट डी एस, या इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इस तरह से लिख सकते हैं। और अपने को पता है बेटा कि अगर यहां पर, है ना, मैं एक नया पेज ले लेता हूं, ध्यान से देखना, एक सर्किल बना देते हैं, सिलेंडर का टॉप व्यू बना देते हैं ना। हाँ, ये सिलेंडर है अपना, और अंदर वाला जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, हाँ, ये डायग्राम आ गया, है ना। अब ध्यान से देखना, जो लाइन है आपकी वो कुछ ना कुछ, ये इसका सेंटर है, और जो प्लेन है आपका वो कहीं ना कहीं यहां से गुजर रहा है, ऐसे ऐसे गुजर रहा है ना। पहली चीज तो ये कि कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला एंगल आपका कितना होने वाला है। ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल मेजर करना है मुझे, ये वाला, तो मान लीजिए ये वाला एंगल आपका है θ1। कैसे मेजर करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है कि आपकी जो ये रेडियस है ना, ये कितनी है, √2r है, और ये कितना है बेटा आपका r है। तो जल्दी से बताओ, ये अगर √2r है, ये अगर r है, तो आपका जो ये थीटा होगा ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। √2 cos थीटा इक्वल टू r, √2r cos थीटा इक्वल टू r, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा आपका आ जाएगा 45 डिग्री, π/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई मुझे ये बता देता कि ये वाला एंगल, कौन सा वाला कौन बेटा, ये वाला कौन, इसको मैं इस अलग पेन से लिख देता हूं, ये वाला कौन, ये वाला कौन। तो बेटा ये वाला कौन कैसे निकालेंगे, ये रेडियस कितनी है बेटा, ध्यान से देखो, ये रेडियस, बड़ी वाली रेडियस √2r है। अच्छा, अभी भी ये कितना है बेटा, ये कितना है आपके पास, ये तो r ही है, तो 2r का cos थीटा r आ रहा है बेटा, 2r cos थीटा r आ रहा है, cos थीटा 1/2 आ रहा है, इसका मतलब थीटा 100% आपका कितना होने वाला है, ये एंगल हो जाएगा आपका बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री, है ना। अंदर वाला सिलेंडर सेंटर पे 45 डिग्री का कौन बना रहा है, बाहर वाला सिलेंडर आपका 60 डिग्री का कौन बना रहा है। चलो इस पे आ जाते हैं बेटा, ध्यान से देखना। हाँ, अब इस केस में अगर मैं बात करूं, यहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स जीरो आएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्लक्स जीरो आएगा। जो फ्लक्स पास होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली सरफेस से पास होगा। ये अपन टॉप व्यू से देख रहे हैं, मतलब ये इस तरह से देख रहे हैं, ये बेटा स्फीयर नहीं है, ये अपने सिलेंडर से है, ठीक है ना, इस से पास होगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, पहली चीज तो ये कि मैं यहां पर जाके एक एलिमेंट लेता हूं बेटा, है ना। किस तरह का एलिमेंट मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना। या ये मान लो ये इसका सेंटर है ना, इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, ये मान लो सेंटर है ना, यहां से थीटा एंगल पर जाके मैं इस तरह का एक डी थीटा का एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है। चलो, ये जो रेडियस है ना, मैं मान लेता हूं मैं स्मॉल r रेडियस है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया है, स्मॉल r, ठीक है। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि अगर मैं इसी एलिमेंट को जूम करके देखूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसी एलिमेंट को जूम करके देखूं तो ये कुछ एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है, r है, ये एंगल d थीटा है। अच्छा, जल्दी से बताना बेटा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी r d थीटा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर आपका ये वाला एंगल है थीटा, है ना,
तो आपका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाली जो लेंथ है आपकी, कौन सी वाली बेटा, ये वाली आपकी लेंथ आ चुकी है आर डी थीटा। ये एंगल आपका थीटा है, मुझे तो ये वाली लेंथ चाहिए। ठीक है, मान लो ये वाली लेंथ अगर आपकी y है, या छोटी सी लेंथ dy, कुछ भी ले लो, ये वाली लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो आप क्या लिखोगे बेटा, अगर मान लीजिए ये वाली लेंथ आपकी dy है तो आप क्या लिखोगे, ये एंगल 90 डिग्री है ना, हाँ, dy cos थीटा, dy cos थीटा, dy cos थीटा इक्वल टू ये r d थीटा, है ना। तो आपका जो dy आ जाएगा वो आ जाएगा r sec थीटा d थीटा। ये आपका पास आ जाएगा क्या, dy, ये इस एलिमेंट की लेंथ, ये वाला एलिमेंट जो है ना बेटा, ये वाला एलिमेंट, इसकी लेंथ आ जाएगी। पहली चीज तो ये कितनी आ गई, r sec थीटा d थीटा। r क्या है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी है, रेडियस है बेटा, जो एलिमेंट लिया है उसकी रेडियस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। भाई सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा वो देखते हैं, है ना। अब आपको पता होगा कि सिलेंडर है ना, सिलेंडर कुछ इस तरह का है, ये सिलेंडर है ना, और यहां से r डिस्टेंस पर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो बाहर वाले चार्ज के कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा नहीं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण आएगा। और अगर होलो सिलेंडर है और उसके बाहर किसी पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अपन इस होलो सिलेंडर को वायर की तरह अज्यूम कर सकते हैं। किसकी तरह अज्यूम कर सकते हैं बेटा, वायर की तरह अज्यूम कर सकते हैं। और बताओ किसी वायर के कारण, वेरी लॉन्ग वायर के कारण इस आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है बेटा 2k लैम्डा अपॉन आर। लेकिन लैम्डा तो दे ही नहीं रखा, चार्ज दे रखा है। तो एक काम करो कि इस लैम्डा को आप कैसे लिख सकते हो, 2k लैम्डा। लैम्डा को क्या लिखोगे बेटा, हाँ, चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा सिलेंडर की, L नॉट, अपॉन नीचे क्या है बेटा R। ये आ गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज तो ये, हाँ, लेकिन ध्यान रहे बेटा ये जो K आपने लिखा है ना, यहां पर बेटा वैक्यूम नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। और अगर यहां पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वैक्यूम के मुकाबले एप्सिलॉन आर से गिर जाती है, और एप्सिलॉन आर आपका क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताना बेटा। यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है रेडियली आउटवर्ड, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल तो बेटा थीटा है। अरे ये एंगल और ये एंगल तो सेम है ना। अच्छा इसका एरिया किधर है सर, ये एरिया तो बेटा इधर है बाहर की तरफ। अच्छा इसका एरिया कितना लिया है, एरिया क्या होता है बेटा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। स्ट्रिप अपन ने ऐसे ली है, अगर 3D में देखे तो, है ना, स्ट्रिप, ये टॉप व्यू है बेटा, स्ट्रिप अपन ने ऐसे ली है। तो बेटा इसकी थिकनेस तो आपकी कितनी आ गई थी, वो रही r sec थीटा d थीटा, ये तो थिकनेस आई थी। और थिकनेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिलेंडर की लेंथ से, कितनी आ जाएगी बेटा, L नॉट आ जाएगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट ds या फिर E ds cos थीटा। एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, ये जो आपका है ना, ये तो यहां से फ्लक्स निकाल रहे हैं अपन, ये फ्लक्स बेटा यहां से भी तो आएगा, इस रीजन से भी तो आएगा, है ना। यहां से फ्लक्स निकलेगा, यहां से निकलेगा, लेकिन बाहर वाले रीजन से नहीं निकलेगा। तो इससे फ्लक्स मैंने ये मान लिया है, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से, क्योंकि उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। E की वैल्यू, E को मैंने लिख दिया है 2k, K को मैंने लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आगे बेटा मैंने क्या लिखा है, Q, नीचे L नॉट है, और क्या है नीचे बेटा, एप्सिलॉन R इनटू रेडियस R है। ये तो आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ds कितना आया बेटा, ds ये रहा r sec थीटा d थीटा L नॉट, ये आ गया बेटा क्या अपने पास, ds आ गया। और आगे क्या है बेटा, cos थीटा। अब जल्दी से बताओ, कुछ भी कैंसिल हो रहा है उनको सबको काट दो, sec थीटा cos थीटा गया आपका, L नॉट आपका L नॉट से गया, और ये जो r है बेटा ये r से गया। ठीक है, और जैसे ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, अब बताओ बेटा फ्लक्स जो आपका आ गया है, टोटल फ्लक्स। हाँ एक और चीज, ये बाहर वाला 2 बेटा यहां आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करना है इसको, तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2 है। अच्छा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखी है। नीचे क्या है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्या दे रखा है, और ऊपर Q आ गया आपका। ठीक है ना, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा पीछे, और लास्ट में वो 2 बचा है, उसको मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, और यहां पर आ गया इंटीग्रेशन d थीटा। और थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, थीटा यहां से यहां, मतलब ये जो एंगल था अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके बेटा, ये एंगल 45 है, और ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना है, 60 डिग्री है। तो लिमिट जो आएगी ये आएगी बेटा,
है ना। अब इसको आप सॉल्व करना, जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फाई इक्वल टू Q/60 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ना। इसको मैं टफ कैटेगरी में रखूंगा। चलो, तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस दे रखे हैं क्या इसमें? शायद ऑप्शंस नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ऑप्शंस होंगे इनके। तो ये ऑप्शन आ जाएगा Q/60 एप्सिलॉन नॉट। आप कैलकुलेशन कर सकते हो मेरे हिसाब से आराम से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा शायद Q/60 एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाला देख लो भाई। थर्ड वाला प्रॉब्लम है SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, है ना। और SHM का ये प्रॉब्लम है, और इसको भी मैं लगभग मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। ज़्यादा टफ है ये नहीं, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स अपन बहुत सारे करते हैं सर। इस टाइप के प्रॉब्लम जो है अपन और SHM में बहुत सारे करते हैं। उसके बाद अब बोला क्या गया है, एज ऑन इन फिगर ए यूनिफॉर्म रोड ओ डैश ऑफ लेंथ L दे रखी है बेटा, रॉड दे रखी है, पॉइंट O पर हिंज है। दो अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, और इन्होंने क्या बोला है कि इस रॉड में एक स्प्रिंग यहां पर है, एक स्प्रिंग यहां पर है, जबकि इस रॉड में एक स्प्रिंग हाँ, दोनों स्प्रिंग सेम जगह पे है, ठीक है। और निकालना क्या है अपने को? निकालना ये है कि अगर इसमें फ्रीक्वेंसी जो है आपकी F2 है, उसमें फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी F1 है, इसमें फ्रीक्वेंसी F2 है, तो आपका फाइंड आउट करना है क्या? इन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला डायग्राम देते हैं। L/2 है, L/2 है, इसमें L/2 है, हाँ देख लीजिए। ये है और यहां पर है स्प्रिंग है। पहला वाला डायग्राम ये है। एक काम करो, अगर मुझे ऑसिलेशन ये निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो सबसे पहले इसको हल्का सा आप क्या कर दो, ये हल्का सा डिस्प्लेस कर दो। कितने एंगल से किया है? मान लो मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है, चलो ठीक है। जैसे ही मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है, बताओ ये वाला जो एक्सटेंशन है, इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका क्या, ये रेडियस कितनी हो गई बेटा? L/2 थीटा। तो लिख दो बेटा, ये आ गया आपका L/2 थीटा, ये आ गया एक्सटेंशन ये वाला। और जैसे ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, ये स्प्रिंग इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। मान लो कितना फोर्स लगाती है? F1। अच्छा, इस वाले में देखो बेटा, इस वाले में ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। कितने से कंप्रेस होगी? तो आप लिख सकते हो L थीटा। भाई आर्क लेंथ क्या होता है? ये लेंथ L इंटू ये एंगल थीटा, तो आप लिख दो L थीटा। और ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तो बेटा ये स्प्रिंग इसको धक्का देगी इधर की तरफ। कितने से धक्का देगी? मान लो F2 से धक्का देगी, ठीक है ना। अब करना क्या है? F1 की वैल्यू कितनी है? F1 क्या होता है? K इंटू एक्स, और x कितना है बेटा? ये एक्सटेंशन कितना है? L/2 थीटा है। और इसका अगर मुझे F2 का मान लिखना है तो K इंटू एक्स, कंप्रेशन कितना है बेटा? L इंटू थीटा है। चलो ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखो। पॉइंट O के अबाउट इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? इसका टॉर्क हो जाएगा, फोर्स है K L थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो फोर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी बेटा? L/2 प्लस ये वाला फोर्स लिखना है बेटा K L थीटा, ये आ गया आपका फोर्स, इनटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? आपका L आ जाएगा। और दोनों का जो टॉर्क है बेटा वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है ना। अच्छा, टॉर्क को, अच्छा इसको ऐड कर देना एक बार जल्दी से। तो ये K L थीटा बाई 4 और ये K L स्क्वायर थीटा, K L स्क्वायर थीटा बाई 4, ये तो ये आपका आ जाएगा 5K L स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ आ जाएगा बेटा, है ना। और इस टॉर्क को आप क्या लिख दोगे? I इंटू अल्फा लिख दोगे, है ना। तो आपका जो अल्फा आ जाएगा इस वाले प्रॉब्लम में, आपका अल्फा जो आने वाला है, अल्फा 1 जो आने वाला है, वो आने वाला है 5K L स्क्वायर डिवाइड बाई 4, है ना। और ये I नीचे आ जाएगा तो I, और आगे क्या है बेटा? यहाँ पर थीटा है, ठीक है। और अपने को पता है कि बेटा ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन में, है ना, आपका जो इक्वेशन होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो आपका जो ओमेगा आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा रूट ऑफ 5K L स्क्वायर बाई 4I, ये आ गया ओमेगा 1 की वैल्यू, है ना। और इस ओमेगा 1 को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2πf1 लिख दो, तो वहां से f1 आ जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो और ओमेगा का रेशियो दोनों सेम ही होगा। ये तो बात हुई पहले वाले केस में, है ना। अब दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले केस में क्या है बेटा? दूसरे वाले केस में अगर ध्यान से देखो आप, तो दोनों स्प्रिंग एक ही जगह है, L/2 है ना, ठीक है। तो दूसरे वाले केस को मैं यहां लिख देता हूं, ये है और ये है। चलो
अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको हल्का सा क्या कर दो, छोटे से एंगल से क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। ठीक है, तो अब बताओ बेटा ये कितने से एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया L/2 थीटा से, ये तो एक्सटेंड हो गया और ये कंप्रेस हो गया L/2 थीटा से। ठीक है, तो ये स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी, मान लो F1 से खींचती है, F1 का मान हो जाएगा kx और x कितना दे रखा है L/2 थीटा। अच्छा, ये स्प्रिंग को देखो, ये स्प्रिंग इसको धक्का देगी इधर की तरफ, और कितने से धक्का देगी, मान लो F2 से, और F2 का मान जो हो जाएगा k इंटू एक्स, बताओ कितना कंप्रेशन है इसमें, L/2 थीटा। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क की। तो बेटा बताओ इस F1 का टॉर्क कितना होगा, KL थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो फोर्स हो गया, और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इस लेंथ से L/2 से, प्लस ये का ये टॉर्क, भाई दोनों फोर्स सेम है, दोनों सेम लेंथ पर लग रहे हैं, तो ये का ये टॉर्क बेटा इसका भी आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख दो क्या 2, और इस टॉर्क को आप लिख सकते हो क्या I इंटू α2। तो बेटा आपका जो α2 आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, KL स्क्वायर, 2 से 2 चला जाएगा अपॉन 2, और ये आ जाएगा I, और ये आ जाएगा थीटा। ये क्या आ गया आपके पास α2। ठीक है ना, अब अगेन अपने को पता है कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो आपका जो ω2 आ जाएगा वो आ जाएगा रूट KL स्क्वायर अपॉन 2I इंटू थीटा, ये आ जाएगा ω2। ठीक है, ω1 अपन ने पहले कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया था, रूट 5KL स्क्वायर बाई 4, है ना। अब मुझे रेशियो लिखना है, तो लिख दो ω1 रूट 5KL स्क्वायर बाई 4, ये थीटा नहीं है बेटा, है ना, ये है, ये ω2 है, ω1 है, दोनों का रेशियो लेना है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो लेना है ना। यहाँ पे I था, I से I कैंसिल हो गया, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रूट 5 बाई कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 है और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट 5/2। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, जल्दी से देखो, रूट 5/2, हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम बढ़िया प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम है ना। हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नया है क्योंकि मास को चेंज कर रहा है। ठीक है, क्या बोला गया है, ध्यान से सुन लो। कंसिडर स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विथ m1 इज ग्रेटर देन m2। भाई दो ब्लॉक है, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल जिसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, और m1 जो है m2 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटर पे एक कोई छोटा सा पार्टिकल है, लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हैवी पार्टिकल है, और उसके अराउंड दूसरा पार्टिकल जो है जिसका मास m2 है वो क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या दे रखा है कि द हैवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम द लाइटर स्टार। अब क्या होता है कि जो बड़ा वाला जो छोटा, ये बड़ा वाला जो मास है ना, वो हल्के वाले मास से क्या करता है, मास धीरे धीरे मास लेना स्टार्ट करता है। किस रेट से स्टार्ट करता है लेना, लैम्बडा केजी पर गामा केजी पर सेकेंड, एक सेकेंड में गामा केजी मास जो है ये इसको दे रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इन दिस ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो लॉस ऑफ मास, और कहीं पर भी मास का लॉस नहीं होता है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्टार्स इज आर देन द रिलेटिव रेट ऑफ चेंज, मतलब इसका मान निकालना है गिवन बाई। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि सबसे पहले तो ये बताओ कि मान लेते हैं कि पहले स्टार्टिंग बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में हैवी ब्लॉक का कुछ मास रहा होगा और छोटे वाले हल्के वाले पार्टिकल का भी कुछ मास रहा होगा। अब उन्होंने क्या किया, मास का लेना देना स्टार्ट किया, और मान लेते हैं किसी टी टाइम की बात करते हैं, टी टाइम पर बड़े वाले हैवी वाले ब्लॉक का मास m1 है और छोटे वाले लाइटर ब्लॉक का मास m2 है। ये t इक्वल टू टी की बात हो रही है बेटा, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। चलो ठीक है, तो अब क्या करना है, अब करना बेटा ये है कि ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा बेटा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो इसको आप लिख सकते हो m2v स्क्वायर अपॉन r, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। m2 से m2 गया तो यहां से एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी। ठीक है, मुझे तो बेटा r में
है ना, मुझे dr अपॉन dt चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट किसमें है, r में। मुझे v को हटाना है क्योंकि v भी वेरिएबल है भाई, जैसे जैसे r चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी v भी चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे v को हटाना है। तो v को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, तो अपन एक काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं कि भाई इस केस में अगर बात करें तो भाई नेट फोर्स तो लग रहा है सेंटर की तरफ, तो अगर मैं इसको O मानूं, सेंटर O मानूं, तो बताओ इस पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है बेटा सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ अगर फोर्स है तो टॉर्क आपका 0 है। टॉर्क आपका अगर 0 है तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम बेटा अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मान लो v है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है r, तो बताओ पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, m2v इंटू r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को लिख देता हूं बेटा क्या, c। चलो ठीक है, यहां से बेटा अगर बात करूं तो v का जो मान आएगा वो आ जाएगा c अपॉन m2 इंटू r। ये किसका मान आ गया है, ये आपका मान आ गया v का, और जैसे ही मेरे पास v का मान है, इस v को यहां रख दो, तो यहां पर बचा क्या है आपके पास, यहां पर बचा है बेटा क्या, g m1 अपॉन एक r से एक r गया r इक्वल टू, यहां पे v स्क्वायर है तो c स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर r स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो ठीक है, एक r से बेटा एक r गया ये, हाँ तो बचा क्या है, बचा है कि r इक्वल टू आ जाएगा आपका c स्क्वायर अपॉन m2 का स्क्वायर। भाई ये तो इधर रहा, इस r को मैं उधर ले गया तो नीचे क्या आ जाएगा, g m1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, r आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पे लिखने जा रहा हूं, r का मान आ गया c स्क्वायर अपॉन g m1 m2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा c इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन g m1 m2 का स्क्वायर। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, c स्क्वायर अपॉन g m1 m2 का स्क्वायर। हाँ बेटा ये बिल्कुल सही है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो r dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक सबसे पहले काम करते हैं, इस r को डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में। एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख दो, c स्क्वायर बाई g तो है कांस्टेंट, इसको लिख दो m की पावर -1 m2 की पावर -2, ऐसे लिख दो। अब डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी, तो डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा इसको c स्क्वायर अपॉन g, हाँ भाई सबसे पहले m की पावर -1 को बाहर रखो और m की पावर -2 को डिफरेंशिएट करो, तो 2 m की पावर m2 की पावर -3 प्लस, अब रखो बेटा m2 की पावर -2 को बाहर रखो और इसका डिफरेंशिएशन करो, -1 m1 की पावर -2, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, c स्क्वायर अपॉन g। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये आपका m1 है ना, m1 m2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ये आपका कुछ आ गया बेटा, है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, अरे ये तो dr अपॉन dt की वैल्यू आई है। मेरे को dr अपॉन dt की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मेरे को तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे 1 अपॉन r dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन r dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे 1 अपॉन r dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए तो इसमें मुझे r को डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा डिवाइड, यहाँ पे ये रहा r का वैल्यू, c स्क्वायर g m1 m2 का स्क्वायर। हाँ भाई जी सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, m1 m2 स्क्वायर को अंदर ले आओ तो -2, और यहां पे आपका बचेगा नीचे की तरफ m2, है ना। अच्छा -1, यहां पे क्या बचेगा, यहां पर नीचे तो बचेगा m1, ये बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा कि m1 जो है m2 के मुकाबले बहुत बड़ा है, ये दे रखा है प्रॉब्लम में, ये रहा, ये दे रखा है बेटा। m1 अगर m2 के मुकाबले बहुत बड़ा है तो अपन इस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं बेटा, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, -2 अपॉन m2, ये आ जाएगा बेटा। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ एक मिनट, -2 अपॉन m2। हाँ एक और चीज, एक मिनट, यहां पर अपन ने शायद एक गलती कर दी है। हाँ यहां से थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे एक गलती की है अपन ने। गलती ये की है कि जब अपन ने डिफरेंशिएशन लिखा है ना बेटा, यहां पे थोड़ा सा गलती हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। भाई dr अपॉन dt डिफरेंशिएशन करना है ना, तो c स्क्वायर अपॉन g। हाँ भाई सबसे पहले m की पावर -1 को बाहर लिखा है मैंने, m2 की पावर -2 को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, -2 m2 की पावर -3, और यहां पर लिखोगे dm2 अपॉन dt। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे,
अब m2 की पावर -2 को बाहर लिख दो। अब m1 की पावर -1 को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या लिखोगे बेटा, -1 m1 की पावर -1 -2 dm1 अपॉन dt। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, अच्छे से लिखना, c²/g, तो आपका ये आ जाएगा -2 अपॉन, ये आएगा m1 नीचे और यहां पर आ जाएगा m2 क्यूब नीचे। और बताओ बेटा dm2 अपॉन dt किस रेट से m2 का मास चेंज हो रहा है, लैम्ब नहीं गामा से चेंज हो रहा है, ठीक है, लिख दिया। और यहां पर -1 m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर, और किस रेट से m1 का मास बढ़ रहा है, वो भी किससे बढ़ रहा है बेटा, गामा से बढ़ रहा है, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। अच्छा, ये तो किसकी वैल्यू आई है, ये dr अपॉन dt की वैल्यू आई है। मुझे dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, मुझे 1 अपॉन r dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे यहां पर 1 अपॉन r लिखना है। तो अगर 1 अपॉन r लिखा है तो यहां पर 1 अपॉन r का मान रखना बेटा, यहां पर c² अपॉन g और ऊपर आ जाएगा m1 m2 का स्क्वायर। मैंने 1 अपॉन r की वैल्यू रख दी। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो बेटा, ये तो कैंसिल हो गए, है ना। बचा क्या, यहां पे देखो, सबसे पहले तो यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से m1, यहां से एक m1 और ये एक m1 उड़ा दो, चलो ठीक है। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ बेटा, यहां सर एक m2 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर उड़ा दो। तो बचा क्या है, गामा बेटा ले लो बाहर कॉमन, तो यहां पर आएगा -2 अपॉन m2 और यहां पर आएगा -1 अपॉन m1। अब मेरे को एक बात बताओ कि m1 जो है वो m2 के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसके मुकाबले इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट कितनी आएगी, 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है बेटा m1, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा -2 गामा अपॉन m2। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -2 गामा अपॉन m2, हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आता है सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। सेक्शन नंबर 2 जो है वो मल्टीपल चॉइस है बेटा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हाँ, पहला प्रॉब्लम क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10 टू पावर -8 कूलम इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम। ध्यान से देखना बेटा, मैं ये डायग्राम जो है वो यहां पे बना दे रहा हूं, है ना। ये आपका एक स्फीयर है, यहां पर एक चार्ज है जिसका मान कितना है, 10 टू पावर -8 कूलम, और कितने दूरी पर रखा है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। सही है ना बेटा जो लिखा मैंने, हाँ सही है। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, बेटा ये न्यूट्रल है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल है और रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड, ठीक है। ग्राउंडेड कर रखा है बेटा किसको, स्फीयर को ग्राउंडेड कर रखा है, ठीक है, ग्राउंडेड कर दिया। चलो स्फीयर को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस स्फीयर पर चार्ज बताना है, तो पहली चीज तो ये कि भाई मान लो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, और अगर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। और जैसे ही मैंने यहां पर क्या रखा बेटा, एक चार्ज रख दिया 10 टू पावर -8 कूलम का, तो ये चार्ज जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। और उधर न्यूट्रल है तो उतने के उतने प्रोटॉन जो है या पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको क्या कर रखा है बेटा, इसको मैंने कर रखा है ग्राउंडेड। और ग्राउंडेड अगर कर रखा है तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ का पोटेंशियल 100% कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ग्राउंडेड कर दिया, इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए, और इसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इस बार जो है इस कंडक्टर पर चार्ज 0 नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है आपका वो है Q, ठीक है। इस Q का मान निकालना है, तो कैसे क्या निकाले भाई, सिंपल सी बात है कि भाई इसका पोटेंशियल 0 है, तो इस कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। कंडक्टर बेटा कैसी सरफेस होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, और कंडक्टर के अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब हर अंदर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो बताओ सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो आप लिख सकते हो नेट पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा, वो होगा 0। अच्छा 0 होगा, ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, अरे इसके कारण तो पोटेंशियल होगा KQ बाई इसकी रेडियस, कैपिटल R लिख देते हैं बेटा इसको, है ना, कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा सेंटर पर, तो आप लिख सकते हो K × 10⁻⁸ अपॉन ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं स्मॉल r,
है ना, और इसका मान कितना है बेटा 0 है, तो k को कॉमन ले लो, वो तो वैसे भी 0 में चला जाएगा। हाँ, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो q का मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा -r/r इंटू 10⁻⁻8। तो रखो बेटा -r, कैपिटल R, भाई रेडियस कितनी है स्फीयर की 10 और डिस्टेंस कितनी है 20, और यहां पर कितना देखा है 10⁻⁸। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या -0.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये चार्ज है बेटा किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, अभी इसी कंडीशन में, है ना। ठीक है, बोला क्या गया है, देखो ध्यान से, बोला ये गया है कि पहला तो ये कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज इतना। भाई ग्राउंडेड नहीं किया उससे पहले जो पोटेंशियल है वो 450 वोल्ट है। अभी देख लेते हैं बेटा। हाँ भाई, ग्राउंडेड नहीं कर रखा है ना, ठीक है, ये स्फीयर है, ग्राउंडेड नहीं कर रखा है, और यहां पर चार्ज रखा है कुछ क्यू मान लेते हैं, 10⁻⁻8 है इसकी वैल्यू, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखी है अपने को, r इक्वल टू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, और मुझे इस सेंटर का पोटेंशियल निकालना है, O का पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर का पोटेंशियल है ना, सेंटर O का पोटेंशियल, इसके कारण तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि नेट चार्ज कितना है 0 है, लेकिन इसके कारण जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आएगा Q/r। k की वैल्यू रखो, कितनी दे रखी है बेटा, k की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं, k की वैल्यू हाँ ये दे रखी है 9 इंटू 10⁻9, है ना, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, चार्ज कितना दे रखा है 10⁻8 डिवाइड बाई r, बेटा डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट करो, ये लिख दो, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करना, तो आपका जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका ये आने वाला है 9/2 इंटू 10 टू पावर, ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो आंसर में क्या दे रखा वैसे 450 वोल्ट। हाँ, ये बेटा 20 है। हाँ, इसको जरा सॉल्व करना, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई, ये आपका आ जाएगा 20 इंटू ऊपर आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 900 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 450 वोल्ट, है ना, 450 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है या नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला है चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्या बोला गया है कि जब आपने इस स्फीयर को ग्राउंड किया, है ना, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग किया, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ। अभी देखते हैं, अभी अपन ने कर रखा है शायद कि भाई अपने को पता है कि जब ग्राउंडिंग नहीं किया था तब इस पे नेट चार्ज कितना था 0 था, और जैसे ही अपन ने ग्राउंडिंग किया पोटेंशियल 0 हो गया, तो चार्ज जो आया था उसके ऊपर कितना आया था -0.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम आया था। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में चार्ज आ रहा है, नेगेटिव में चार्ज आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं अर्थ से इस स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, अर्थ ने जो है इस स्फीयर को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और कितना चार्ज दिया है बेटा -5 इंटू 10⁻⁸, है ना। तो देखना सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द अर्थ, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, या फिर बोल सकते हैं स्फीयर ने जो है उसको चार्ज दिया, क्योंकि स्फीयर के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है बेटा, कम हो गया है चार्ज, है ना, तो स्फीयर ने चार्ज दिया है। कितना दिया है, अपने पास आया था 0.5 इंटू 10⁻⁸, या फिर लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखना, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड, अगर आपने ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिया है ना, द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड। अब आपने क्या कर दिया है, ग्राउंडिंग को हटा दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। हाँ, इस वाले में जब ग्राउंडिंग कर रखी थी तो आपका चार्ज कितना आया था -0.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और जैसे ही आपने ग्राउंडिंग हटाया बेटा चार्ज तो अब उतना ही रहेगा, है ना। तो अब मैं एक नया ये ले लेता हूं पेज। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है आपका वो है -0.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। यहाँ पर आपका जो चार्ज है ये नेट चार्ज है बेटा इस स्फीयर पर, और यहाँ पर जो चार्ज है आपका वो है 10⁻⁸, 10⁻⁸ ही है ना, हाँ 10⁻⁸ है। और पूछा क्या है अपने, आफ्टर द ग्राउंड इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हाँ भाई बताओ ये सही है या नहीं है। हाँ
आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इज इतना। ये सही है या नहीं है? हाँ सही है। उसके बाद डी पूछो, द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज इतना। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है बेटा। अब बताओ कैसे क्या करें भाई। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का पोटेंशियल पूछा है, अभी निकालते हैं, है ना। आ जाओ बेटा इसी में, ये वाला डायग्राम ये रहा। हाँ तो सबसे पहले तो सेंटर का पोटेंशियल निकालो। सेंटर का पोटेंशियल निकालना है तो इस चार्ज के कारण जो सेंटर का पोटेंशियल आएगा वो आएगा K इंटू क्यू, है ना, अपॉन रेडियस। अभी रेडियस कितनी दे रखी थी अपने को 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो 0.1 मीटर, है ना। अच्छा इस चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इस सेंटर पर पोटेंशियल जो आएगा वो आ जाएगा K, है ना, इंटू क्यू 10⁻⁻8, ये -8 है, अपॉन K क्यू अपॉन, हाँ ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। अच्छा कुछ और तो नहीं किया इन्होंने, हाँ एक और चीज कर रखी है, द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब क्या हुआ है कि ग्राउंडिंग को हटा दिया है, और जैसे ही आपने ग्राउंडिंग को हटाया है, अब जो है पॉइंट चार्ज को आपने 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे और दूर लेके गए हैं। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद बोला गया है कि फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है। चलो आपका जो अब सेपरेशन है ना, आपका नया वाला सेपरेशन, ये बेटा 20 नहीं है, 20 पहले था, अब कितना आ गया आपके पास? 30 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो आपका अब यहां पर आप जो सेपरेशन लिखोगे वो आप लिखोगे 0.3। इसको जरा सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन हटा सकते हैं, तो ये जो मेरे हिसाब से 450 आने वाला है, प्लस इसको करना सॉल्व, हाँ ये -450 है, इसको जरा सॉल्व करना बेटा। ये 0 आएगा तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 30, और ये आपका कहीं ना कहीं आने वाला है कितना? 300 आने वाला है। तो -150 वोल्ट आ जाएगा बेटा फाइनल पोटेंशियल किसका? इस कंडक्टर का। क्या ये सही है क्या? एक बार देखना, चेक करना। नहीं बेटा ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें कितना दे रखा है? 300, जबकि आंसर क्या आना चाहिए? -150 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 प्रॉब्लम जो है सही हो जाएंगे, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब ध्यान रखना बेटा, ये प्रॉब्लम ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन ये लेंथी है, कैलकुलेशन इसमें है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स, 2 मिरर दे रखे हैं बेटा, उसके बीच में एक स्लैब दे रखी है, और इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने बोला है कि फोकल लेंथ f जो है, हाँ मच लार्जर देन द साइज ऑफ मिरर, मिरर की साइज से फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है। एक ग्लास स्लैब थिकनेस t की ग्लास स्लैब को इनके बीच में रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 या फिर μ0 जो भी मानना है मान लीजिए, परपेंडिकुलर टू देयर, मतलब ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स, यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है, और पूछा क्या गया है? द फॉर द इमेज टू बी फाउंड ऑन एस इटसेल्फ। बट बेटा इमेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनानी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टेंस बिटवीन 2 मिरर्स करेक्ट। भाई क्या डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि जो है मिरर्स के बीच में की क्या डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि इसकी जो इमेज है वो यहीं पे बन जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मान लीजिए इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है L, ठीक है ना। इसको मैं एक नए पेज पे ले लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये आपका एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है ना। हाँ यहां पर एक आपका स्लैब है, एकदम बीचों बीच में एक आपका स्लैब है। चलो ठीक है, यहां पर अगर स्लैब है, ये वाली डिस्टेंस जो है मान के चलते हैं कि आधी डिस्टेंस जो है वो है L, अच्छा, और आधी डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल l, मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस होगी? मिरर के बीच की डिस्टेंस मान के चलते हैं 2L है, ठीक है। एकदम बीच में जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी t/2, और ये डिस्टेंस आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी t/2, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इमेज अपने को इसी के ऊपर बनानी है, इसी के ऊपर इमेज बनानी है। तो पहली चीज तो ये कि इमेज उसके ऊपर कब बनती है? मिरर से, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसके 2f पर हो, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इमेज बनती है ना। इमेज उसी पॉइंट पर बनती है। तो ध्यान से देखना बेटा, ऐसे एक लाइट रे गई, है ना, और हल्का सा ये क्या हो जाएगी बेटा? डेविएट हो जाएगी, मतलब ये जो है यहां से आती हुई फील होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो डेविएशन है भाई कितना शिफ्ट हुआ है, वो आप कैसे निकालोगे बेटा? जल्दी बताओ वो कैसे निकालते हैं? हाँ सबको पता होगा, या फिर एक काम करते हैं, क्या आप डायरेक्ट ये अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं क्या? भाई टोटल डेप्थ कितनी है? t/2, है ना। या फिर छोड़ो, एक काम करो, ऐसे मत निकालो, आप यही डिस्टेंस निकालो, ये वाली डिस्टेंस निकालो कि अपेरेंट शिफ्ट कितना हुआ। बेटा ये जो शिफ्ट होता है ना आपका, ये होता है
कितना, हाँ भाई ये थिकनेस कितनी है t/2, 1 माइनस 1 अपॉन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप मान सकते हो क्या, म्यू नॉट। ये आपका आ गया शिफ्ट। ठीक है, इसका मतलब इस मिरर को ये जो लाइट रे है वो यहां से आती हुई नहीं, इस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, मेरे को तो ये डिस्टेंस निकालनी है टोटल। तो बेटा यहां से लगाकर यहां तक नहीं, यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस तो है l, और l में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, सिर्फ माइनस कर दूं, तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। ये आ गई डिस्टेंस, है ना। और अगर इमेज को वही बनाना है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 100% आपका क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तभी जो है आपकी इमेज वहीं पे बनेगी। तो इसका मतलब कुल मिला के आपको इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f के बराबर कर दो। और पूछा क्या है आपको, मिरर के बीच की डिस्टेंस पूछिए ना, तो कुल मिला के आपको निकालना क्या है, l निकालना है, और l को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक काम करो, इसको इधर रखो, 2f प्लस t/2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। ये तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा, l की, हाफ डिस्टेंस आ गई। मुझे तो पूरी डिस्टेंस निकालनी है, तो 2 गुना है, तो एक काम करो 2l से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4f प्लस t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ भाई देख लो जल्दी से, 4f क्या आ रहा है, 4f, हाँ ये रहा बेटा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। एक तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्लस में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज, अब और कोई पॉसिबल हो सकता है क्या, और कोई ऐसा है कि उसमें पॉसिबल हो, और कोई केस देख लेते हैं, है ना। तो बात करते हैं एक और केस की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक केस तो अपन ने समझ लिया है, दूसरा केस अपन देखते हैं कि भाई एक और अगर केस पॉसिबल हो जाए तो क्या पता, मल्टीपल चॉइस है तो एक और ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलो बात करते हैं। हाँ भाई, आपका स्लैब जो है वो यहाँ पर है ना। अगेन मैंने आपको बताया था कि ये अब मैंने कितना माना है, एल माना है, ये कितना माना है बेटा, एल माना है, थिकनेस टी है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, चलो, तो कि रे ऐसे जाएगी, हल्का सा ये यहां से क्या होगी बेटा, डेविएट होगी, और ये जो रे है वो यहां से आती हुई फील होगी, और जो ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो शिफ्ट है, इसको अपन लिखते हैं t/2। बेटा इतने से ही शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसलिए t/2, आधी लेंथ ले रहा हूं, थिकनेस आधी ले रहा हूं, t/2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। पहली चीज तो ये आ गया आपके पास शिफ्ट। अब ध्यान रहे कि अगर मुझे वहीं पे इमेज बनानी है, और ये लाइट रे जो है ऐसे चली जाए, कैसे, ऐसे, है ना, तो वापस कैसे आएगी, अरे बेटा अगर ये लाइट रे ऐसे गई तो इससे टकराने के बाद ये लाइट रे कैसे जाएगी बेटा, ऐसे जाएगी, है ना। और अगर ये लाइट रे ऐसे गई, है ना, और फाइनली यहां से डिफ्रैक्ट होगी वापस यहां पे आ जाएगी। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने को मिरर इमेज लग रहा है कि भाई यहां से गई और ऐसे हो गई, तो ऐसे हो गई तो इससे टकराएगी तो वापस ऐसे होके इमेज जो है वहीं पे बन जाएगी। और अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये लाइट रे टकराने के बाद कैसी हो चुकी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। इसका मतलब इस मिरर से जो लाइट रे जा रही है उसकी इमेज कहां पे बननी चाहिए, इनफाइनाइट से बननी चाहिए। और इनफाइनाइट पे तभी बनती है बेटा जब इस मिरर के लिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपका कहां पे हो, फोकस पर हो। ये कहां पे हो बेटा, फोकस पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये वाली लेंथ बता दो बेटा। ये वाली लेंथ है आपकी l माइनस t/2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। ये तो ये वाली लेंथ आ गई, और ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जानी चाहिए बेटा, f के बराबर हो जानी चाहिए, तभी तो अपन बोलेंगे कि इमेज क्या है वहीं पे बनेगी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि l जो है आपका वो आ जाएगा f प्लस t/2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अब मुझे तो टोटल लेंथ निकालनी है, तो मुझे 2l चाहिए। 2l चाहिए तो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। देख लो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन में है या नहीं है ना। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये और ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। तो ये बेटा दोनों अपन ने केस देख लिए हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अभी 6 इन्फिनिटी लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग सीट्स आर फिक्स्ड इन कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी नॉन कंडक्टिंग सीट दे रखी है, और किसी भी नॉन कंडक्टिंग सीट
के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद। भाई सेपरेशन दे रखा है कितना 1 माइक्रोमीटर, सिग्मा नॉट की वैल्यू दे रखी है। चलो पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। पूछा इन्होंने ये गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा 4 रीजन में, 3rd रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं वही पूछा है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाओ यहां पर इस रीजन में, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, इसके कारण होगा नेगेटिव है बेटा, इसके कारण भी किधर होगा इधर, ठीक है। तो मैं 1 की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सिग्मा 1 नहीं E1 का मतलब क्या है कि पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद ध्यान रखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हूं बेटा, तो इसके कारण और इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचे कौन है बेटा, ये दोनों बचे हैं, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सीट के कारण सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो दोनों सीट को मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भाई इसके कारण और इसके कारण तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन, ये दोनों। भाई इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। E1 लिख दिया, आपको E2 आप लिख सकते हो 0। E3 की अगर मैं बात करूं, है ना, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके कारण कैंसिल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों के कारण देखो बेटा, इसके कारण होगा इधर और इसके कारण होगा इधर, तो आपका E3 जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे रीजन में आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा 4th की बात करते हैं यहां इसकी। तो भाई इसके कारण और इसके कारण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, हाँ इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। E4 आपका अगेन कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, है ना। और इस 5 की बात करें, 5 वाले रीजन की, तो ध्यान से देखना बेटा, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण कैंसिल हो गया, और इसके कारण और इसके कारण बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भाई इसके कारण उधर, इसके कारण नेगेटिव है उधर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, E5 जो है आप लिख सकते हो इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो इस सेकंड वाले में देखते हैं। भाई यहां पर देखते हैं, इस वाले में E1 देखते हैं, है ना। तो ध्यान रहे कि यहां पर इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण और इसके कारण भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये दोनों बच गए बेटा, तो ये दोनों अगर बच गए हैं, इसके कारण तो होगा इधर, और नेगेटिव चार्ज है इसके कारण भी होगा इधर, तो बेटा आपका जो E1 आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इसके कारण तो होगा सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण होगा सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो कहीं ना कहीं आपका आएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E1 आएगा। चलो ठीक है, ये अपन ने लिख दिया है सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया है। अच्छा पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 की, है ना। तो इसके कारण तो कैंसिल हो गया था। अब इसके कारण देखो अगर, तो इसके कारण इधर आएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण लिखा है बेटा मैंने। चलो इसके कारण देखता हूं, तो इसके कारण भी इधर आएगा, और कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से। चलो तो इसके कारण हो गया आपका, इसके कारण भी हो गया। हाँ इसके कारण कितना आएगा बेटा, इसके कारण आएगा इधर, इसके कारण कितना आएगा, इधर आएगा, और कितना आएगा आपका सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इसके कारण भी किधर आएगा बेटा, इधर आएगा, है ना। और कितना आएगा, प्लस सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, इधर तो आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उधर आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट नंबर 2 पे, वो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में। नेट किधर आएगा आपका, नेट इधर आएगा यहां पे, है ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, 1 पे वापस मैं बता देता हूं। भाई 1 की बात करें, तो इसके कारण और इसके कारण क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। इसके कारण कैंसिल हो रहा था। इन दोनों के कारण मैंने ऐड किया था, तो मेरे पास आ गया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, तो अपने पास ये आ गया है, नेगेटिव में आया है, मतलब इस डायरेक्शन में आया है, यहाँ पर इधर आया है। अच्छा पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं ना, रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 में अगर अपन देखें,
तो भाई इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसके कारण और इसके कारण भी कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट रीजन नंबर 3 में इसके कारण बेटा इधर आएगा और इसके कारण भी किधर आएगा, इधर आएगा, तो आपका जो E3 आएगा वो आ जाएगा, एक के कारण है सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों के कारण आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो लिखो बेटा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया और इधर ही आएगा, डायरेक्शन भी इधर ही है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया है। और लास्ट में बेटा ये दोनों बच गए हैं, कौन कौन से, हाँ अब 4 की बात करते हैं, इस वाले रीजन, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटा इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों का, ये दोनों नेट कितना हो गया बेटा, माइनस सिग्मा नॉट बाई 2, तो इसके कारण बेटा इधर आएगा कितना, सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के कारण लिखा है। अच्छा, इन दोनों को बताओ बेटा, इसका कितना आ गया, प्लस सिग्मा नॉट डिवाइड बाई 2, और प्लस सिग्मा, इन दोनों का नेट कितना आ गया, प्लस सिग्मा नॉट डिवाइड बाई 2, तो इनके कारण इधर आएगा और कितना आएगा बेटा, इतना ही आ जाएगा, सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख सकते हो E4, 4 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन ये आगे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि किधर आएगा, सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बेटा कितना हो जाएगा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, और इधर आएगा बेटा नेगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिख रखा है। ठीक है, चलो अब लास्ट में बचा है आपका पॉइंट नंबर 5 है ना, 5 की बात कर लेते हैं। 5 में देख लो बेटा, ये गया भाई, इसके कारण किधर आएगा, इसके कारण तो इधर आएगा, नेगेटिव के कारण किधर आएगा, इधर आएगा, तो E5 जो है वो भी आपका आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, खत्म काम। अब देखो चलो ऑप्शन पे आते हैं। इन द रीजन 4 ऑफ फर्स्ट डायग्राम में, फोर्थ रीजन में, भाई फर्स्ट डायग्राम है फोर्थ रीजन में, फोर्थ रीजन में E4 कितना आ रहा था, 0। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, रीजन थर्ड में सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, भाई रीजन सेकंड डायग्राम में थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ रहा है, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बेटा, और उसमें कितना दे रखा ऑप्शन में, 0 दे, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। और सी ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है बेटा, पहली सीट और लास्ट सीट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अभी बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। यहां का पोटेंशियल मान लो आप VA, ये प्लेट नंबर A मान लो, और यहां का पोटेंशियल ये प्लेट नंबर B, यहां का पोटेंशियल मान लो VB। ठीक है ना। चलो तो ध्यान से देखो, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना, प्लेट नंबर A से प्लेट नंबर B पर जाते हैं। तो VA, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है बेटा, इधर है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, तो माइनस होगा। और कैसे पोटेंशियल को लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बेटा वन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस मान लो d। फिर यहां से यहां गए, टू रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा थर्ड रीजन में कितना है भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो लिखो बेटा क्या, माइनस सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या कर दो बेटा, d। उसके बाद फोर्थ रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो क्या, 0, डायरेक्ट ऐड कर दो 0। फिर उसके बाद यहां से 4 से 5 रीजन में गए, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल जो है घटेगा कितने से, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सेपरेशन d, और कहां पे पहुंच गए, अपने लास्ट प्लेट पर पहुंच गए, VB पर पहुंच गए बेटा, है ना। तो अब बताओ VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी ये है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, VA माइनस VB जो है वो आ जाएगा, कितना लिखा है बेटा अपन ने, 3 सिग्मा नॉट d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। वैल्यू रखना बेटा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 दे रखा है। अच्छा सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोकूलम, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। और d की वैल्यू कितनी है बेटा, d है सेपरेशन, दो प्लेटों के बीच का दूरी है, दो प्लेटों के बीच की दूरी कहां गया, 1 माइक्रोमीटर गया, 1 माइक्रोमीटर गया, तो इसको आप लिख दो 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, है ना। जरा सॉल्व करना इसको, 9 से 9 गया, हाँ भाई ये और ये गया, कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया बेटा। क्या ऑप्शन में 3 वोल्ट है क्या, देखना कहाँ गया ऑप्शन,
हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इज 5 वोल्ट। बेटा आंसर क्या आ रहा है 3 वोल्ट, दे क्या रखा 5 वोल्ट, गलत है ना। लास्ट वाला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता करना है, किस वाले में, इस वाले में। स्टार्ट करो बेटा यहां से ए से, वी ए। अब फर्स्ट वाले में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आ रहा है पोटेंशियल घटेगा, और कितने से घटेगा, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सेपरेशन कितना है डी। दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस का है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, और लिख दो बेटा प्लस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। चलो उसके बाद यहां जाओ बेटा, यहां पर थर्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो लिखो माइनस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। फिर फोर्थ वाले में है इधर, तो लिखो प्लस सिग्मा नॉट डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिफ्थ वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है, और इधर है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी इक्वल टू कहां पे पहुंच चुके हैं अपन, प्लेट नंबर बी पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करना, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, तो आपका वी ए माइनस वी बी जो आएगा, है ना, यहां पे लिख देता हूं बेटा, दूसरे वाले केस में वी ए माइनस वी बी जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो आ रहा है ना, देख लो ध्यान से बेटा, ये रहा, कहां गया, हाँ ये बचा था सिग्मा नॉट डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोकूलम है, तो लिख दो इसको 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अच्छा डी कितना है, 1 माइक्रोमीटर है, 10 टू पावर माइनस 6। और कौन सी वैल्यू दे रखी है, हाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है -12। जरा सॉल्व करना बेटा, कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट दे रखा है क्या, देखना ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है बेटा 0, नहीं अपना आंसर क्या आ रहा है 0.5, गलत है बेटा डी बी, है ना। तो कौन कौन से गलत हो गए, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है बेटा। तो आगे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे सर, अपने नेक्स्ट सर है वो डिस्कस करने वाले हैं, ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस, जो कि है कार्नोट इंजन पर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है एडवांस के अंदर। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग एट हॉट रिजर्वॉयर केप्ट एट टेम्परेचर 1000 केल्विन इज 0.4। तो हमें एफिशिएंसी दे रखी है 0.4, हॉट रिजर्वॉयर TH दे रखा है 1000 केल्विन पर। इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल। तो Q2 जो Q एब्जॉर्ब कर रहा है, Q एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो कितना है, 150 जूल ऑफ हीट है। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन, जो भी वर्क निकल रहा है, इज फुली यूज्ड टू रन अ हीट पंप, जिससे कि हीट पंप चलाया जा रहा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, 10 है। हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो ये हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, जो हम बाद में यूज करेंगे। आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहला, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नो इंजन इन 1 साइकिल इज 60 जूल। तो वर्क एक्सट्रैक्टेड कैसे निकालेंगे, नीटा इक्वल्स टू W बाई Q एब्जॉर्ब्ड, और ये दे रखा है 0.4, Q पता, W पता नहीं है, और Q एब्जॉर्ब्ड कितना है 150 जूल। सॉल्व करेंगे, W आ जाएगा 60 जूल। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। नाउ टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नो इंजन इज 600 केल्विन। तो N इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1 यूज करेंगे, तो आ जाएगा T2 ओवर T1 इज 0.6, 1 माइनस 0.4, और फिर आप करेंगे T1 दे रखा है 1000 केल्विन, तो T2 हो जाएगा 0.6 इंटू 1000, दैट इज 600 केल्विन। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है बेटा करेक्ट। अब पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज, हीट पंप के कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर पूछा है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है T हॉट अपॉन या T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है 10, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर दे रखा है 300 अपॉन 300 माइनस TL, तो ये आ जाएगा 300 माइनस T लोअर इज 30, T लोअर इज 270 केल्विन। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है करेक्ट। अब पूछा गया हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल इज, कितनी हीट सप्लाई की गई है।
तो आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यहां पर एक और फॉर्मूला आ जाता है, QH अपॉन W बराबर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP एंड QH। वर्क तो कौन सा था, वर्क तो दिया गया था इसको यहां पे, ये दे रखा है वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन, और इस इंजन का वर्क जो आया था वो कितना आया था 60 जूल, वो दिया जा रहा है पूरा का पूरा इसे, तो ये हो गया 60 और ये 10, तो ये QH आ जाता है 600 जूल, जो कि गलत है क्योंकि हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वर इन वन साइकिल इज 540 जूल। नहीं, ये गलत हो जाता है आंसर। हॉट रिजर्वर को कितनी हीट दी गई है 600 जूल, तो ये बड़ा ही सही आंसर था। अब जो आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे 4, नो नेगेटिव मार्किंग, राउंड ऑफ इसको करना पड़ेगा। अब ये जरा सवाल पढ़ते हैं। अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड मास m, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, सॉलिड तो है लेकिन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो इसका सारा चार्ज कहां आ जाएगा, इसका सारा चार्ज आ जाएगा बाहर। इसकी रेडियस दे रखी है r, मास दे रखा है m, is rotating about an axis passing through its center with a uniform angular speed omega, ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू और एंगुलर मोमेंटम जे का रेशियो पूछा है। वैसे तो म्यू बाई जे का रेशियो Q बाई 2m होता है, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि स्फीयर सॉलिड है मास के नजरिए से, लेकिन चार्ज के नजरिए से सॉलिड नहीं है, कंडक्टिंग है। सारा चार्ज कहां आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो म्यू बाय म्यू हो जाता है, म्यू कंडक्टिंग स्फीयर के लिए Q बाई 2m इंटू जे, तो Q बाई 2m इंटू जे सॉलिड स्फेयर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 बाय, देखो कौन सा है, कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर मतलब हॉलो स्फेयर की तरह एक्ट करेगा, और हॉलो स्फेयर का 2/3 mr स्क्वायर आई ओमेगा करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये तो आ गया म्यू कंडक्टिंग स्फेयर का, लेकिन है तो ये सॉलिड स्फेयर, तो हम बात करेंगे म्यू कंडक्टिंग स्फेयर अपॉन जे सॉलिड स्फेयर, एंड दैट इज Q बाई 2m इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये आएगा बच्चों सॉलिड स्फेयर का एमआई। सॉलिड स्फेयर का एमआई क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो हम यहां देखेंगे कि ओमेगा एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपके लिए, वेट अ मिनट, ये 5 गया ऊपर, Q बाई 2m इंटू 2/3 mr स्क्वायर, ये हो गया 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, 2/5 2 गया 5/6 आ रहा है, ओके 5/3 इंटू Q बाई 2m, क्योंकि हमें Q बाई 2m के टर्म्स में चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5/3, जो कि सॉल्व करेंगे तो 1.67 आता है, 2 डेसिमल तक इसे राउंड ऑफ करना है, तो ये आ जाएगा 1.67 अल्फा का वैल्यू। तो यहां पर अल्फा इक्वल्स टू 1.67 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर बोल दिया तो सारा चार्ज कहां आ गया है, सरफेस पे आ गया, और जब कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का सारा चार्ज सरफेस पे आ गया है तो वो होलो स्फेयर की तरह एक्ट करेगा। तो पहले हमने होलो स्फेयर का कंसेप्ट यूज किया, उससे हमने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला, और फिर सॉलिड स्फेयर के डाइपोल मोमेंट से, सॉरी एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन हाइड्रोजन एटम, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, एन हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, मतलब सॉरी, ये यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसकी एनर्जी है अभी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू1, इसके अंदर एक फोटोन आता है न्यू1 फ्रीक्वेंसी का,
एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन को पहले तो हमें -13.6 से बाहर निकालना पड़ेगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसके बाद में उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी भी देनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी मेरे बच्चों 13.6 प्लस 10, 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, ν1 हो गई है। एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया है 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद द पोजिट्रॉन एट रेस्ट टू फॉर्म अ पोजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब जरा ध्यान देखेंगे यहां क्या है, एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν2। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का है, वो पोजिट्रॉन से जाके कंबाइन होता है और पोजिट्रोनियम एटम बनाता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो बेटा अब तक हम जो एनर्जी निकालते थे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते थे, उसके अंदर बीच में प्रोटॉन होता था और बाहर इलेक्ट्रॉन होता था, और वहां पर हम मास जो यूज करते थे वो केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास यूज करते थे। लेकिन यहां पर क्योंकि पोजिट्रॉन है, तो जब पोजिट्रॉन एटम है, ये पोजिट्रॉन है जिसपे चार्ज है +e और मास है m, और ये एक इलेक्ट्रॉन है -e और इसका भी मास है m, ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं एक दूसरे के अबाउट, ये रोटेट करते हुए पाए जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं। ये ऐसे रोटेट करेगा और ये ऐसे रोटेट करेंगे, दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक दूसरे के आसपास रोटेट कर रहे हैं ये। तो जब ऐसा होगा तो जो एनर्जी थी वो रिड्यूस्ड मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, म्यू रिड्यूस्ड, और इसका रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, म्यू रिड्यूस हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज m/2। क्योंकि अब मास आधा हो गया है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी भी आधी हो जाएगी। तो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट जो -13.6 होती थी डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, यानी कि हो गया ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या हो जाएगी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कह रखा है ये, the center of mass of the resultant positronium atom moves with a kinetic energy of 5 electron volt। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया था, उसमें से ये भी एनर्जी जनरेट करनी है उसे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, और ν2 फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज भी करना है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ पोजिट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट प्लस एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -6.8, ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये एनर्जी ऑफ फोटोन 2 कह दूं मैं, क्योंकि ये एनर्जी ऑफ फोटोन 1 थी। तो ये आएगा -1.8, इधर आ गया +1.8, तो एनर्जी ऑफ फोटोन 2 क्या हो गया बच्चों, 10 + 1.8 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन 2 की एनर्जी हो गई। अब आपको क्या पूछा है, कंसिडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटोन एनर्जीज इज। तो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा ई क्या हो गया, डेल्टा ई हो गया 23.6 - 11.8 विच इज 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह आप दोनों फोटोन की एनर्जीज का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरी तरफ से थे, आगे के क्वेश्चन देखते रहिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो जे एडवांस का पेपर 2 हमारा डिस्कशन में कंटिन्यू है और बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेकर के एक क्वेश्चन बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लास वेजेस A and B having refractive indices 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits। ये दो स्लिट्स के सामने इस तरह से रेक्टेंगुलर की जगह ट्राइंगुलर पैटर्न के अंदर हमारे सामने दो स्लिट्स यहाँ पर लगाई गई है। आई मीन ये आपका जो है ग्लास वेजेस लगाए गए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, वो हमको डेटा दिया है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 2 मीटर, ये आपका 2 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ स्क्रीन के साथ। थिकनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेजेस T 12 माइक्रोमीटर। टोटल थिकनेस जो है, ये चूंकि दोनों ट्राइंगुलर है बट मिलकर के एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो थिकनेस दिया हुआ है ये आपको 12 माइक्रोमीटर का दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ L एज शोन इन द फिगर इज 1
mm. सो यहाँ पर ये जो यहाँ से ऊपर दिख रहा है डिस्टेंस, ये 1 mm दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में. और neglect any refraction effect at the slanted interface with the wedges. Due to the combination of the wedges, the central maximum shifts in mm with respect to O. हमको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्टिंग कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू O पॉइंट. अच्छा, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं. यहां पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपका लाइट का रे इस तरह से किसी भी स्लैब के थ्रू ट्रैवल करता है, स्लैब के थ्रू जब वो ट्रैवल करेगा, तो यहां पर अगर आपके पास इस तरह से एक स्लैब दिया है और स्लैब के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, स्लैब का थिकनेस t है और यहाँ पर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है. तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाथ चलता है लाइट वो लिखा जाता है t टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रिक यहां पर क्या ऐड किया गया है. आप इस स्लिट 1 के सामने देखेंगे तो कुछ थिकनेस आपको B की भी दिखेगी और कुछ थिकनेस A की भी दिखेगी. तो यहां पर टेक्निकली जो एक्स्ट्रा पाथ चलेगा वो A के अंदर भी चलेगा और B के अंदर भी चलेगा और हमको उन दोनों को यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि A जो पहला वाला स्लिट है उससे जो आपकी लाइट की रे निकलेगी वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है, फिर दूसरे वाले से कितना एक्स्ट्रा चलेगी वो भी निकाल देंगे एंड देन उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे एंड दैट विल बी द पाथ डिफरेंस. यहां पर अपने को इस तरह से मिलेगा. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार जरा इसको ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. तो यहां पर B और A के फॉर्मेट में ऐसा हमारे सामने स्लिट बनाया हुआ है. तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं और ये हमारा हो जाएगा इस तरह से पिक्चर. यहां पर इसको ट्राइंगुलर फॉर्मेट में दिखाया गया है. सो यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से दिया है. ध्यान से बच्चों, यहां पर जो पहला दिया हुआ है वो आपका B है और यहां पर ये वाला कौन सा है, A है. इसका जो थिकनेस यहां से यहां तक का दिया है वो कितना दिया है, 12 माइक्रोमीटर. और यहां पर जो इधर से लेकर के टोटल ये जो आपको डायमेंशन दिखेगा, अगर आप पुराना वाला पार्ट देखें तो ये बीच का डायमेंशन D है और साथ में L कितना है, 1 mm. तो 1 mm, 2 mm, 1 mm टोटल कितना हो जाएगा, वो आपका 4 mm हो जाएगा. सो दिस इज 4 mm. अब यहां पर आपका जो पहला सोर्स है वो यहां है और दूसरा सोर्स यहां है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले सोर्स के सामने जो B की थिकनेस है वो कुछ अलग है और A की थिकनेस कुछ अलग चल रही है. तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो. इसके सामने B की थिकनेस ये वाली लेनी पड़ेगी और इसके सामने जो A की थिकनेस है वो हमको कुछ अलग तरीके से लेनी पड़ेगी, कुछ ये वाली. अब इन थिकनेस को हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्री यहां पर हम यूज करने वाले हैं बेटा. सिंपल ज्योमेट्री कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो. मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना करके आपको समझा रहा हूं कि यहां पे सिंपल ज्योमेट्री कैसे यूज कर रहे हैं. तो आप अगर इस पे फोकस करें बेटा, तो यहां पर ये जो है वो आपको दिया है 12 माइक्रोमीटर और यहां पर ये जो है यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस वो आपको दिया है 4 mm. तो अगर आप ध्यान से सिंपल यहां पर स्लोप का कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं तो आपको पता चलेगा अगर ये 12 है तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये आपका 12 है. फिर ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल ज्योमेट्री से हो जाएगा 9 माइक्रोमीटर. ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 12 हो जाएगा. ये 0, ये हो जाएगा कितना 3 माइक्रोमीटर. ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोमीटर और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 12. यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैप है, पहले 0 था, फिर 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12. तो 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm. सिंपल सा एप्टीट्यूड यहां पर लग रहा है बेटा. अब यहां पर ये जो गैप है यहां छोटा सा वो 3 mm है क्योंकि आपका जो ऊपर वाला स्लिट है वो यहां पर इधर से 1 mm की दूरी पर ही है और जो नीचे वाला स्लिट है वो भी बॉटम से कितना है, 1 mm की दूरी पर है. अब इससे क्या होगा, इस फर्स्ट वाले स्लिट के लिए ये थिकनेस काम आएगी B की और ये थिकनेस काम आएगी A की. अब मैं डेटा यहां पे लिख रहा हूं, जो म्यू A है और म्यू B है वो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है एक बार जरा समझते हैं. तो आपको A और B का डेटा है 1.7 और 1.5. सो दिस इज 1.7 एंड दिस इज 1.5. अब हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि है एक्स्ट्रा लेंथ चलने वाला. तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा x, जो ये एक्स्ट्रा लेंथ चलेगा ऊपर वाला स्लिट जिसको मैं 1 बोल रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट स्लिट जहां से लाइट आ रही है एंड दिस इज द सेकंड स्लिट. तो डेल्टा x1 में क्या होगा, ध्यान से देखो, B वाले से आप कितना चलेंगे 3 mm और A वाले से कितना चलेंगे 9 mm. तो यहां पर लिखा जाएगा कितना, म्यू A -1 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ A प्लस म्यू B
-1 और थिकनेस किसके अंदर, बी के अंदर। ये एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ेगा जब आपकी स्लिट इस वाले पार्ट से गुजरेगी। म्यू ए -1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.7 -1, और ए के अंदर थिकनेस कितनी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे तो ए के अंदर जो थिकनेस हमारी दिख रही है वो दिख रहा है 9 माइक्रोमीटर। और साथ में बात करें यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर म्यू बी -1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 -1, और थिकनेस बी के अंदर कितना दिख रहा है, तो बी के अंदर थिकनेस ऊपर के लिए दिख रहा है 3 माइक्रोमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 9, और प्लस में चला जाएगा कितना 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6.3 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.8 माइक्रोमीटर। तो ये ऊपर वाली रे जहां पर भी जाएगी इस स्क्रीन पे, उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 7.8 माइक्रोमीटर कवर करना पड़ेगा। इसी तरह से जो डेल्टा x2 है वो कितना हो जाएगा, अगेन वो हो जाएगा म्यू ए -1 थिकनेस इन ए प्लस म्यू बी -1 और थिकनेस इन बी। डेटा अगर ध्यान से देखें तो 2 के लिए बी की थिकनेस 9 है इस बार, और ए की थिकनेस कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा म्यू ए विच इज 1.7 -1, बट इस बार ए की थिकनेस यहाँ पर कितनी दिख रही है, ए की थिकनेस केवल 3 दिखेगी यहाँ पे आपको, और प्लस में हो जाएगा 1.5 -1, और यहाँ पर बी की थिकनेस कितनी है 9, यहाँ ध्यान से माइक्रोमीटर्स के अंदर है डेटा। इन दैट केस ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये प्लस में आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 9, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2.1 प्लस 4.5 हो जाएगा, और ये मिला करके कितना हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 6.6 माइक्रोमीटर। अब ये दोनों जो रेज आपकी है वो इस तरह से स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मिलेगी, और इनके बीच में ये एक्स्ट्रा पाथ ये चला गया है। अब जरा पिछले डायग्राम में ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जो है यहां से यहां तक शिफ्ट नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये जो पाथ है एयर के अंदर तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा चले हैं, और एक्स्ट्रा जो चले हैं इसके कारण से यहां पर पाथ का डिफरेंस बनेगा। और सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या बोलती है, जहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो 0। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग हो सकती है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो, तो हम वहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर लेट्स से जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि शिफ्टिंग आपकी ऊपर की तरफ है, तो यहां पर जब पाथ यहां से इधर जाएगा और जब पाथ यहां से इधर जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि जो नेट पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो यहां पर कितना बने, 0 बने। तो वो तभी होगा जब यहां पर ये जो गैप है ये अगर y है, तो जितना पाथ का डिफरेंस या जितना पाथ का डिफरेंस यहां पर बन रहा है, अगर उतना ही पाथ का डिफरेंस ज्योमेट्री के कारण से कैंसिल हो जाए, तो नेट पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा, 0। तो इन दैट केस यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं इस तरह से लिखूंगा दैट नेट डेल्टा एक्स जो है वो हो जाएगा कितना, डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, और ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास प्रीवियस डेटा है वो क्या है 7.8 में से 6.6 हम घटा देंगे, तो 7.8 माइनस 6.6 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 माइक्रोमीटर। और ये पाथ का जो डिफरेंस आया है, जो एक्स्ट्रा लेंथ कोई एक दूसरे के कंपैरिजन में चला है, वो कंपेंसेट होगा ज्योमेट्रिकल वाले यानी कि y d by d वाले पार्ट से। हैंस अगर मैक्सिमा चाहिए कौन सा, सेंट्रल वाला, तो यहां पर हम लिखेंगे ये जो डेल्टा x आया है उसको y d by d से क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा। इन दैट केस हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻6 जो है माइक्रोमीटर है। ध्यान से y जो है शिफ्टिंग है, d का वैल्यू जो है हमको क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, d जो है इन दोनों के बीच का गैप 2 mm है, सो दैट इज 2 mm, 2 is 2 इंटू 10⁻⁻3, और अपॉन में कैपिटल D जो है वो हमको कितना दिया है, वो हमको दिया है 2, इस तरह से दिया हुआ है, 2 मीटर के अंदर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें दिस इज 2 मीटर कैपिटल D हो जाएगा। इन दैट केस हमारा कैलकुलेशन 2 से 2 कट जाएगा, 10⁻³ यहाँ बचेगा -3, और यहाँ से y कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर mm में बात करें तो हो जाएगा 1.2 mm। So this is the final answer, हमारा 1.2 mm will be the shifting of the central maxima। तो mm के अंदर पूछा है, आंसर will be 1.2, इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यंग्स डबल स्लिट को लेकर के पूछा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये एक क्वेश्चन, ये आपका 2D मोशन को लेकर के बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, विस्कस ड्रैग फोर्स, काफी आसान क्वेश्चन है ये। क्या कहना चाह रहा है जरा एक बार समझते हैं। लिखा है अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, सो वी हैव बीन गिवन दैट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह से, बहुत बढ़िया, और यहां पर एक विस्कस मीडियम के अंदर इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस तरह से, और ये डेटा कितना दिया है u का वैल्यू कितना दिया है हमको, u हमको दिया हुआ है 270 मीटर पर सेकेंड, 270 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल दिया है वो दिया है कितना, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। और इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का वो आपको दिया है कितना, 200 ग्राम दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग फोर्स, इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा, और वो ड्रैग फोर्स लगेगा इस तरह से माइनस का CV वेक्टर, जहां पर ड्रैग कोफिशिएंट C जो है उसका वैल्यू 0.1 दिया है, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं जो F है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.1 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इस तरह से हमको c का वैल्यू दिया है, और v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बदलेगी ड्रैग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स जो है वो वेलोसिटी की क्या है, ऑपोजिट चल रहा है। तो इस तरह से ये ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगेगा। द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ये वर्टिकल वॉल से हिट करता है। लेट्स से यहां कहीं वर्टिकल वॉल है, और ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह से फायर करने के बाद इस तरह से हिट कर रहा है, और इसको समय कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। टेकिंग नेचुरल लॉग E का वैल्यू 2.7, यानी E जो एक्सपोनेंशियल है आपका उसका वैल्यू 2.7, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यहां से लेकर के D का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ये हमको यहां पर जानना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है इसका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Vx का I कैप प्लस V का Y का J कैप हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाई किसी मोमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स बनेगा वो बनेगा माइनस का 0.1 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, यानी वो हो जाएगा Vx का I कैप प्लस Vy का J कैप। और यहां से अगर देखा जाए तो फोर्स जो x एक्सिस की तरफ लग रहा है वो बराबर है माइनस का 0.1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, Vx हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फोकस केवल x डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें x के अंदर कैलकुलेशन पूछा है। और हम जानते हैं Fx कितना होता है, Fx होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इन x, वो हो जाएगा माइनस का 0.1 टाइम्स ऑफ Vx, और मास क्वेश्चन में दिया है कितना है, 200 ग्राम्स है, तो यहाँ से जो Ax है वो अपने सामने आएगा माइनस का 0.1 अपॉन 200, तो इसको हम लिखेंगे 0.2 लिख देंगे बेटा kg के अंदर, और ये बन जाएगा आपका Vx। और ये जो 2 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से अपना जो Ax निकल करके आया है वो Ax कितना आ जाएगा, Ax आपका निकल करके आ जाएगा माइनस का 0.5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vx हो जाएगा, माइनस का इस तरह से हो जाएगा। तो ये अपने पास Ax का फंक्शन आ गया, किसके साथ, Vx के साथ निकल करके आ गया, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, Ax को लिख सकते हैं dvx अपॉन dt। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहा हूँ, Ax को लिखा मैंने dvx अपॉन dt, और वो माइनस का 0.5 Vx के बराबर है। तो यहाँ से जो dvx अपॉन Vx है वो बराबर हो जाएगा माइनस का 0.5 को 1/2 लिख लेते हैं इजी रहने के लिए, dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, और जब t 0 था तो x की वेलोसिटी कितना था, ध्यान से देखो, x की वेलोसिटी यहाँ पे लिखनी है। प्रोजेक्टाइल 270 से फेंका है, तो यहाँ पर जो cos कंपोनेंट है वो जाएगा cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 270 का आधा कितना हो जाएगा 135 मीटर पर सेकेंड, तो ux कितना है 135, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 135, और जब टाइम t हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, Vx हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये log ऑफ क्या चला जाएगा, Vx, लिमिट हो जाएगी इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक 135, और ये हो जाएगा Vx, और ये हो जाएगा माइनस का t/2, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो Vx आएगा आपका 135 e टू दी पावर माइनस t/2। ये मुझे वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। और वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन बताया तो मैं Vx को फिर से dx/dt भी लिख सकता हूँ बेटा। तो Vx को अगर आप क्या लिखते हैं dx/dt, तो ये हो जाएगा क्या 135 e टू दी पावर माइनस t/2, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो dx है वो बराबर हो जाएगा 135 e टू दी पावर माइनस t/2 इंटू dt,
और अगर आप इस बार दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो जब t 0 था तो लेट्स से x पोजीशन 0 होगा, और क्वेश्चन में बोला है कि ये वॉल को कितने समय में हिट करता है, ये वॉल को 2 सेकंड में हिट करता है, यानी x में इसका जो नया पोजीशन है वो 2 बन जाएगा। तो t जब 2 है तो इसका डिस्टेंस लेट्स से कितना है, हमने इस डिस्टेंस को लेट्स से क्या माना है, कैपिटल D, तो इसका नया पोजीशन कैपिटल D बन जाएगा। वैल्यूज को पुट करें तो यहां से d कितना बनेगा 135, e टू द पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई 2 डिवाइड बाई माइनस का क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2 हो जाएगी। यहाँ से कैपिटल D कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 270 और ब्रैकेट में आ जाएगा e टू द पावर -1 और -1, और यहाँ से जो D आपका है वो बन जाएगा 270 ब्रैकेट में 1 - 1/e, और यहाँ पर वैल्यूज को अगर प्लेस किया जाए बेटा तो 270 1 - 1/e का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कितना लेना है हमको, 2.7 लेना है बेटा, तो हो जाएगा 2.7। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.7 - 1 कितना हो जाएगा 1.7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2.7। 2.7 इसको कट करेगा कितनी बार, 100 बार, और यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से अपने सामने क्या आंसर आ जाएगा, ये 2.7 है, ये 270 है, तो ये इसको कट कर देगा 100 टाइम्स और मल्टीप्लाई कितना है 1.7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 170 मीटर। तो 170 मीटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा इस वाले पॉइंट के साथ में। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो अपने 170 डिस्टेंस पे वॉल से दूरी दिया हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो है डॉपलर इफेक्ट को लेकर के बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर जो है सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास और दूर आता है। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ऑसिलेशन का टच दिया है। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑडियो ट्रांसमीटर जो है, ठीक चल रहा है, चले तो an audio transmitter and a receiver are hung vertically from two identical massless strings of length 8 मीटर। ओके, सो ये जो स्ट्रिंग्स है इनका लेंथ दिया है 8 मीटर और यहां पर भी दिया है 8 मीटर, बहुत बढ़िया। और इनको वेल सेपरेटेड कर रखा है, दो पिवट्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सामने दिख रहा है। दे आर पुल्ड अवे इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, और स्मॉल एंगल थीटा नॉट, और थीटा नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, थीटा नॉट कॉस इनवर्स 0.9 होगा। ओके, और इनको रिलीज किया, तो रिलीज करने पे दोनों क्या करेंगे, इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाले हैं, एसएचएम करने वाले हैं, एंगल अगर स्मॉल है तो। इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर इज 660, ये मान लो ट्रांसमीटर कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है कितना 660 हर्ट्ज का, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये कह रहा है कि बताओ स्पीड ऑफ साउंड हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर 330, द मैक्सिमम वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एज मेजर्ड बाय द रिसीवर। हमको बताना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस आ सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंस क्या है फ्रीक्वेंसी का, वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहले उसको समझता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हर्ड होता है बाय द ऑब्जर्वर, उसका फॉर्मूला चलता है v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs और मल्टीप्लाइड बाय f। ये एक जनरल फॉर्मूला हम डॉपलर इफेक्ट में यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको जानना है कि f डैश हमको मैक्सिमम चाहिए बेटा, तो मैक्सिमम तभी बनेगा जब न्यूमरेटर भी क्या हो पॉजिटिव और डिनोमिनेटर क्या हो नेगेटिव, यानी कि ये चाहिए v प्लस vo अपॉन v माइनस vs। और इसमें भी मैक्सिमम तब बनेगा जब ऊपर वाला vo क्या हो, ये भी मैक्सिमम हो, और ये जो vs है ये भी क्या हो मैक्सिमम हो। तो इस बात को समझेंगे। और जो f डैश मिन की अगर मैं बात करूं बेटा, मिन में मिनिमम ये तब बनेगा जब v माइनस vo हो और v प्लस vs हो। और इसमें भी स्पेशली कोशिश करेंगे कि v नॉट क्या हो अपना मैक्सिमम हो और vs भी अपना क्या हो मैक्सिमम, सो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम इंश्योर कर पाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन दोनों का जब इस तरह से ऑसिलेशन होगा, तो जब ये दोनों मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे, इसी समय पर इनकी जो वेलोसिटीज हैं, इनकी जो स्पीड है वो क्या होगी मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो मोमेंट है यहीं पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और जब ये घूमते हुए वापस एक दूसरे से अवे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इनकी वेलोसिटीज को कैसे निकाला जाए।
बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा इसके अंदर। देखो क्या है कहानी, आपको अगर याद हो तो अगर आपके पास इस तरह से एक पेंडुलम है और इसको ऊपर से यहाँ पे इस तरह से क्या करके हमने हिंज कर रखा है और इसने वर्टिकल से लेट्स से एंगल कितना बनाया है, थीटा। तो ये जो आपका पेंडुलम है इसका अगर मास m है, आप जब इसको रिलीज करते हैं इस तरह से, तो ये जब इधर बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड होती है v, वो होता है √2gh, और यहाँ h कितना हो जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा। बड़ी आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा इसको बनाना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दिस टोटल लेंथ इज L, यू कैन इजीली फाइंड दिस √2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोनों चूंकि एकदम आइडेंटिकल है तो मैं वैल्यूज को प्लेस कर सकता हूँ। 2 हो जाएगा, g क्वेश्चन ने 10 बोला है, L की वैल्यू 8 है और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर मैक्सिमम जो एंगल थीटा नॉट कितना है, कॉस इनवर्स 0.9, तो कॉस थीटा हो जाएगा 0.9, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9 और यहाँ से ये 0.1 10 चला गया, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, रूट क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड इन दोनों की रफ्तार आएगी जब ये दोनों मीन की तरफ आ रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे। तो ये इनकी वेलोसिटीज आ गई और इन दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल क्या है, सेम, यानी कि ये भी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों सेम है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या हिसाब किताब है, ध्यान से समझते हैं इसको एक बार। सबसे पहले जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ आएगी इस तरह से, तो ये वेलोसिटी कितना है 4, ये भी कितना है 4, तो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा, कितना आएगा, तो एफ डैश जो मैक्स आएगा, जो ये सुनेगा, वो आ जाएगा v, ऊपर आएगा प्लस इसका वेलोसिटी 4 अपॉन ये हो जाएगा v माइनस 4 और f फ्रीक्वेंसी जो वो एमिट कर रहा है। और दूसरा केस जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा 4 का, और यहाँ पे जो f डैश मिन आएगा बेटा वो आ जाएगा v माइनस 4 अपॉन v प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय f। और यहाँ पर आप दोनों को ये मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, हम यहाँ पे इनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो जैसे हम डिफरेंस लेंगे तो हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं। तो डेल्टा f जो है, जो रेंज आएगा वो आएगा f डैश मैक्स माइनस f डैश मिन। यहाँ पर f दोनों में कॉमन आ जाएगा, उसको हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा v प्लस 4 अपॉन v माइनस 4 माइनस v माइनस 4 अपॉन v प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय f। और यहाँ पर अगर वैल्यूज को देखें तो नीचे बनेगा v स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया बेटा। और यहाँ पर अगर देखा जाए एलसीएम हमने ले लिया इस तरह से यहाँ पे, तो v माइनस 4 v प्लस 4 यहाँ पर बन चुका है, तो ऊपर क्या बनेगा v प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस v माइनस 4 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड क्या बनेगा f। और यहाँ से देखा जाए तो ऊपर क्या बनेगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बनेगा 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय f। सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है बेटा। 4 इंटू ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 का स्क्वायर माइनस 16, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी जो इसने कितना एमिट किया है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में 660 जो है डेटा दिया हुआ है, किधर चला गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो रहा 660, बिल्कुल ठीक है 660। तो यहाँ पर ये 660 रखोगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे समय लगाएगा, बट इसका जो आंसर आएगा वो 32 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम के साथ। तो ये थे हमारे पेपर 2 के आखिरी के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।